हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। हम आज के अपने वीडियो में लेकर आए हैं पर्यावरण अध्ययन के कुछ जो हमारा मेन टॉपिक है परिवार एवं मित्र के बारे में। ये एनसीईआरटी से आधारित है हमारा। तो ये हम बात करने वाले हैं इसमें कि जो हमारा परिवार होता है, फैमिली और फ्रेंड्स होते हैं, उसका किसी भी बच्चे के पालन पोषण, उसकी पढ़ाई, शिक्षा, इन सब में क्या इफ़ेक्ट होता है ना, वो किस तरह से सब सीखता है अपने परिवार से, अपने मित्रों से। इन सब के बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे, परिवार एवं मित्र। तो देखिए, परिवार होता है क्या है, जो मनुष्य का जीवन होता है उसमें परिवार का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। बालक परिवार में ही जन्म लेता है और उसका परिवार में ही पालन पोषण होता है ना। परिवार में ही उसकी पारिवारिक, सामाजिक, ये सारी चीज़ें, पारिवारिक प्राणी बनता है और सामाजिक प्राणी बनता है। भारत में, हमारा जो भारत देश है वो भारत में परिवार समाज की एक क्या होता है, बुनियादी इकाई है। जब बालक का जन्म हुआ तब तो वह ना तो सामाजिक हुआ ना तो असामाजिक हुआ, लेकिन जैसे जैसे वो एक सिर्फ शारीरिक प्राणी होता है, लेकिन जैसे जैसे ही वो बड़ा होता है उसके परिवार में ही देखभाल होती है ना, परिवार ही उसकी देखभाल करता है। परिवार समाज की जो होती है एक महत्वपूर्ण इकाई है। समाजीकरण, संस्कृति के हस्तांतरण तथा सामाजिक नियंत्रण में भी परिवार की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना। परिवार जो होता है, उस जो शब्द है परिवार शब्द, वो किससे लिया है? लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से लिया गया है। इससे एक समूह का बोध होता है ना, जिसमें माता पिता, अविवाहित बच्चे, नौकर और दास भी आते हैं। अब वर्गीज तथा लॉक के अनुसार कहा गया है कि परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिसमें व्यक्ति विवाह, रक्त अथवा गोद लेने जैसे संबंधों द्वारा एक दूसरे में बंधे होते हैं ना। एक छोटी सी गृहस्थी का ये लोग निर्माण करते हैं। पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन के रूप में एक दूसरे के प्रति अनंत क्रियाएं रहती हैं और संस्कृति का निर्माण होता है और देख रेख करते हैं। और नेक्स्ट है मैकाइवर। मैकाइवर ने क्या किया है? मैकाइवर और पेज ने के अनुसार परिवार उस समूह को कहते हैं जो यौन संबंधों पर आधारित होते हैं और तथा इतना छोटा और शक्तिशाली संतान के जन्मों में पालन पोषण और व्यवस्था में की क्षमता रखता है। और क्लेयर ने परिवार के बारे में क्या किया है कि परिवार से तात्पर्य माता पिता और बच्चे के संबंधों की व्यवस्था से होता है। नेक्स्ट है हमारा परिवार में संबंध। तो परिवार में हमारे जो संबंध होते हैं उनके बारे में किंग्सले डेविस के अनुसार उन्होंने कहा है कि परिवार ऐसे व्यक्तियों का क्या होता है, समूह होता है जिनमें संगोत्रा के संबंध होते हैं, सगे संबंध होते हैं और इस प्रकार एक दूसरे से संबंधी होते हैं ना। और बील्स और हाइजर ने कहा है कि संक्षेप में अगर हम कहें तो परिवार एक सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके सदस्य रक्त के संबंधों द्वारा बंधे होते हैं। अब परिवार की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे विवाह और यौन संबंध, प्रजनन, नामकरण, दीर्घकालीन समूह, साझा निवास, परस्पर आर्थिक बंधन, सामाजिक संरचना के केंद्रीय स्थिति, परिवार में सदस्यों के उत्तरदायी की भावना और परिवार की व्यापकता, इस टाइप से। अब परिवार के प्रकार, तो परिवार हमारे यहाँ हमने देखा दो प्रकार के होते हैं, एक संयुक्त परिवार, एकल परिवार। संयुक्त परिवार दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, ये सारे। और एकल परिवार में केवल बच्चा और उसके माता पिता होते हैं, है ना। तो संयुक्त परिवार क्या होता है हम देखेंगे, वह परिवार जिसमें 2 या 3 पीढ़ियों के सदस्य यथा जैसे पति पत्नी, उनके विवाहित बच्चे, अविवाहित बच्चे, है ना, पुत्र और उनकी पत्नियां, और चाचा चाची, दादा दादी, सब लोग इकट्ठे एक साथ रहते हैं, वो संयुक्त परिवार कहलाता है। उसके बाद परिवार, संयुक्त परिवार की परिभाषा जो दी है उनने PN प्रभु ने दी है कि हिंदू परिवार पर विचार करते समय जो प्रथम वस्तु जिसमें हमारा ध्यान आकर्षित होता है वह उनकी संयुक्त प्रकृति ही है। मतलब जो हमारा हिंदू परिवार होते हैं उसमें ज़्यादातर लोग, वैसे हर जगह लेकिन आजकल तो प्रचलन कम होता जा रहा है संयुक्त परिवारों का, लोग अकेले रहना पसंद कर रहे हैं। तो कहाँ PN प्रभु ने कहा है कि हिंदू परिवार पर विचार करते समय जो प्रथम वस्तु जहाँ हमारा ध्यान आकर्षित होता है वह है संयुक्त प्रकृति। इसी तरह IP देसाई ने कहा है, हम उस परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें एकांकी परिवार की अधिक पीढ़ियाँ होती हैं, है ना, जैसे अर्थात 3 या इससे अधिक के सदस्य एक दूसरे से संपत्ति, आय और परस्पर
अधिकार और कर्तव्यों से बंधे होते हैं, वो संयुक्त परिवार कहलाता है। नेक्स्ट, संयुक्त परिवार की कुछ विशेषताएं होती हैं। इस संयुक्त परिवार में सभी लोग एक छत के नीचे रहते हैं, है ना। कभी कभी कुछ रहते भी हैं, फैमिली संयुक्त परिवार में होती है, लेकिन कुछ लोग बाहर रहते हैं, वो बात अलग है। अब संयुक्त परिवार के सदस्यों में जो होता है वो चूल्हा एक साथ होता है ना, साझा करते हैं, मतलब एक साथ खाना बनता है, एक ही रसोई में पकता है और साथ में मिल बैठ कर खाते हैं। सभी सदस्यों का कानूनी रूप से संपत्ति पर संयुक्त स्वामित्व, मतलब जो संपत्ति होती है उस पर संयुक्त स्वामित्व होता है ना, निर्धारक। परिवार का प्रमुख जो मुखिया होता है, वो मुखिया का परिवार के सभी सदस्यों पर नियंत्रण होता है और परिवार के सदस्य मुखिया की आज्ञा का पालन भी करते हैं। भाई हम एक साथ रहते हैं तो जो मुखिया है उसकी बात तो माननी पड़ेगी। और डॉक्टर एन मजुमदार ने कहा है कि संयुक्त परिवार के कर्ता को अपने परिवार के लिए निर्णय लेने का पूरा अधिकार होता है। वह कार्यकारी अध्यक्ष है, वह न्यायाधीश और ज्यूरी है, वह पारिवारिक झगड़ों को निपटाता भी है। संयुक्त परिवार का जो आकार होता है वो विस्तृत होता है, ऐसा होना स्वाभाविक है ना, क्योंकि संयुक्त परिवार में अनेक पीढ़ियों के लोग रहते हैं। संयुक्त परिवार की प्रकृति जो होती है वो समाजवादी होती है। परिवार के सदस्यों को उनकी योग्यता, कार्य क्षमता के अनुसार कार्य दिया जाता है ना, सब लोग मिल बांट के आपस में काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त परिवार में लेकिन कुछ समस्याएं भी होती हैं। समस्याएं तक क्या होती हैं कि गोपनीयता का अभाव, अब इतने सारे लोग रहेंगे तो बातें छुपती तो नहीं है ना, सारी चीज़ें क्लियर। और कभी कभी महिलाओं को कम सम्मान दिया जाता है, ऐसा होता है, वैसे अब आजकल तो नहीं होता है ना, महिलाओं को सम्मान अब बराबर मिलने लगा है। अक्सर परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति को लेकर या किसी व्यापार को लेकर विवाद उठ खड़ा होता है। हाँ, ये जरूर होता है, क्योंकि परिवार में क्या सदस्य ज़्यादा हैं तो संपत्ति रहती है, उसी में लड़ाई झगड़े इस तरह की बातें चलती रहती हैं। कुछ महिलाओं को घर का सारा कार्य करना पड़ता है, उनको अपना व्यक्तित्व निखारने के लिए समय नहीं मिल पाता। हाँ, ज़्यादा लोग होते हैं, ज़्यादा काम होता है, इस तरह से तो महिलाओं को काम बहुत ज़्यादा पड़ जाता है और व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्र अवसर का अभाव होता है। आवश्यकता पूरी होते रहने के कारण अधिकांश सदस्यों को आलसी हो जाते हैं, क्योंकि अब जो मुखिया है वो सब पे नियंत्रण रखता है, सबकी आवश्यकता की पूर्ति करता है, तो कुछ सदस्य ऐसे होते हैं, क्या करना, हमारा तो काम चल रहा है, हम क्यों काम कर रहे हैं, तो इस तरह से लोग आलसी हो जाते हैं। लेकिन जो संयुक्त परिवार होते हैं उसमें कठोर नियंत्रण होता है, क्योंकि मुखिया जो होता है वो कठोर नियंत्रण सब पे करके रखता है। नेक्स्ट है एकल परिवार। एकल परिवार हमारा क्या कहलाता है? वह परिवार जिसमें पति, पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं, वो एकल परिवार कहलाता है। एकल परिवार पारिवारिक व्यवस्था का सबसे छोटा रूप होता है। इसके गुण क्या होते हैं एकल परिवार के? तो एकल परिवार के सदस्य साधारणतः अधिक आत्मनिर्भर होते हैं, वे आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं और किसी भी काम करने में पहल करने में सक्षम होते हैं। एकल परिवार सामान्यतः सुखी परिवार होते हैं। एकल परिवार के लेकिन कुछ दोष हैं, जैसे एकल परिवार में नवविवाहित दंपति को किसी बुजुर्ग का सहारा नहीं होता है ना, उन्हें सलाह देने के लिए, कोई अनुभव उपलब्ध कराने के लिए कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता है, जो भी डिसीजन लेने हैं खुद से लेने हैं। एकल परिवार में प्राय बच्चे अकेले रहते हैं, वे माता पिता के अलावा अन्य पारिवारिक संबंधों की महत्व को नहीं समझ पाते एवं दादा दादी के लाड़ प्यार से वे वंचित रह जाते हैं। धीरे धीरे उनके परिवार के सदस्यों के प्रति भी लगाव भी कम हो जाता है। जब माता पिता दोनों ही कामकाजी होते हैं तो बच्चे की देखभाल के लिए कोई नहीं कर पाता अच्छे से, और बुरे समय में परिवार को कोई आर्थिक व भावनात्मक सहारा भी नहीं मिल पाता है। अब देखिए परिवार का जो होता है वो बालक की शिक्षा पर क्या महत्व होता है। तो बालक की शिक्षा में परिवार का एक महत्वपूर्ण ही स्थान होता है ना। बालक की शिक्षा का जो प्रारंभ होता है वो परिवार से ही होता है। जैसे कि बोला जाता है परिवार में जो माँ होती है उसके बालक की प्रथम गुरु होती है ना। तो जैसे जैसे परिवार में जो माहौल रहेगा वही बच्चा सीखेगा, इसलिए परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला भी कहा जाता है। जो परिवार होता है वो बालक की प्रथम पाठशाला कहलाती है। परिवार में बालक के सबसे अधिक माँ से ही संपर्क रहता है। माँ की आदतों, कार्यों, व्यवहार का प्रभाव उसके ऊपर सबसे अधिक पड़ता है, इसलिए माँ को बालक की प्रथम शिक्षिका कहा जाता है। बालक के परिवार के जो अन्य सदस्य होते हैं उन सदस्यों का भी बालक पर बहुत प्रभाव पड़ता है। वस्तुतः जैसे बालक वैसा ही बनना चाहता है जैसा उसका परिवार होता है। परिवार समाज की आधारभूत और महत्वपूर्ण इकाई है। परिवार से बालक को शिक्षा भी मिलती है और वह उनके अत्यंत महत्व जो कि वो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रत्येक परिवार की जो भाषा, रहन सहन, आचार विचार, रुचियाँ आदि अलग अलग होती हैं, इसलिए
दो परिवारों के बालकों में भिन्नता भी देखी जाती है। जैसा एटमॉस्फेयर होगा वैसे तो अपन देखते हैं स्कूलों में बहुत से बच्चे पढ़ते हैं, अपन तो सबको एक सा पढ़ाते हैं, लेकिन सब एक से नहीं बन पाते। क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि सबके जो घर हैं, उनका जो परिवार है, उन सबका एटमॉस्फेयर अलग अलग होता है इसी वजह से। तो इसलिए सबसे मेन स्कूल तो होता ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्कूल से ज़्यादा ज़रूरी होता है परिवार, कि वो अपने घर में किस तरह से रहता है, किस तरह का रहन सहन है, उसका वातावरण क्या है, उसका बहुत इफेक्ट होता है। इस संबंध में रेमोंड ने कहा है कि दो बालक भले ही एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं, है ना, और एक ही शिक्षक से प्रभावित होते हैं, एक सा ही अध्ययन करते हैं, फिर भी वो अपने सामान्य ज्ञान, रुचियों, भाषण, व्यवहार तथा नैतिकता में अपने अपने परिवारों के कारण जहाँ से वे आते हैं वहीं भिन्न होते हैं ना। और कम्युनिज्म ने क्या कहा है कि परिवार को माता के घुटनों का विद्यालय कहा है ना। कॉम्टे ने क्या कहा है, परिवार जो है सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला होती है। हेंडरसन के अनुसार बालक की शिक्षा उसके परिवार से प्रारंभ होती है। जब वह अन्य व्यक्तियों के कार्यों को देखता है, उनका अनुसरण करता है और उनमें भाग लेता है, तब वह अनौपचारिक रूप से शिक्षित किया जाता है। मतलब पूरी बात क्लियर यही है कि बच्चे की पढ़ाई, उसके विकास, इन सब चीज़ों में परिवार का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। जो उसके जैसा जैसा माहौल उसको आगे मिलता जाता है, उसी तरह से वह आगे बढ़ता जाता है। ओके, थैंक यू। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके।